डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाले हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लें, क्योंकि उन सभी वीडियो में भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन को कवर कराया है जो हर एक एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि क्या होता है जनरली कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एग्ज़ाम 1-2 नंबर से क्लियर होने से रह जाता है। तो रीज़न ये है कि हम छोटे प्रश्न, जो वैसे प्रश्न हैं उन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन पर ध्यान देना है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। जो कालिदास द्वारा रचा गया था नाटक मालविकाग्निमित्र, उस नाटक के नायक का नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है, याद रखिएगा। देखिए एक बात को ध्यान में रख के चलिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर करते चलिएगा। कमेंट करके आप लोग आंसर बताते चलेंगे कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक था, उसके नायक कौन थे। ऑप्शन देखिए आपके सामने दे दिया गया है, क्या वो पुष्यमित्र शुंग थे, या फिर गौमित्र पुत्र सातकर्णी, या फिर अग्निमित्र, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइए जो मालविकाग्निमित्र नाटक था कालिदास द्वारा रचित, उसके नायक क्या क्या नाम है। ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर उसके नायक की बात करें हम, तो देखिए यहाँ पर जितने अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अग्निमित्र ये थे मालविकाग्निमित्र के नायक। ठीक है, क्या नाम है, अग्निमित्र, याद रखेंगे है ना, अग्निमित्र ये क्या है, नायक है मालविकाग्निमित्र के। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर मित्र है और यहाँ पर भी मित्र है। देखिए ग्री ग्री मैच हो रहा है, तो आप इस तरीके से भी याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। बताइए जो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है, जो सैनिक की उपलब्धियों का वर्णन किया गया था, वो किस अभिलेख में उपलब्ध है। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, एरड़ के, या फिर गया के अभिलेख में, नालंदा के अभिलेख में, या फिर प्रयाग के अभिलेख में। बताइए समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां थी उसका वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है, यानी किया गया है। देखिए अगर हम बात करें सैनिक के उपलब्धियों के वर्णन की समुद्रगुप्त जी के, तो वो प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है, देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। ऐसा वो कौन सा काल था जब स्त्रियों का पुरुषों से बराबरी था। बताइए वो काल आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, गुप्त काल में, क्या ये वो काल है जब स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, या फिर मौर्य काल में, चोल काल में, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए ऐसा कौन सा काल था जब स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, और ये कितनी अच्छी बात थी, है ना। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, गुप्त काल में। ये जो गुप्त काल है, इसी समय पुरुषों और महिलाओं की जो बराबरी थी वो एक समान थी, है ना, बराबर थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। ऐसा कौन सा राजवंश है जो हूणों, किसकी बात की जा रही है, हूणों के आक्रमण से क्या था, अत्यंत चिंतित था। बताइए उस राजवंश का आपको नाम बताना है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे। वो राजवंश कब कौन सा है जो हूणों के आक्रमण से बहुत ही विचलित हुआ था। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, क्या वो मौर्य वंश है, या कुषाण, या फिर गुप्त, शुंग। बताइए वो कौन सा राजवंश है जो हूणों के आक्रमण से बहुत ही विचलित हुआ था। देखिए यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी आंसर कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है,
क्योंकि जो गुप्त राजवंश था वो हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैं पहले ही बताई कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोई क्वेश्चन आप स्किप मत करिएगा, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को देखते और समझते चलिएगा। देखिए, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? इसमें से ऐसा कोई एक नाटक है जो कालिदास द्वारा लिखा नहीं गया है, उसी को हमें बताना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, मालविका गृमित्र, या फिर अभिज्ञान शकुंतलम, या फिर विक्रमोर्वशीयम, या फिर जानकी हरण। ऐसा कौन सा नाटक है इसमें से जो कालिदास द्वारा लिखा नहीं गया था? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, अगर हम बात करें ऐसा नाटक जो कालिदास द्वारा लिखा नहीं गया है इन ऑप्शंस में से, तो वो है जानकी हरण। जानकी हरण कालिदास जी द्वारा लिखित नाटक नहीं है, ठीक है। नहीं वाले ऐसे क्वेश्चन को तो आप ध्यान से देखते चलेंगे, क्योंकि बच्चे यहीं पे हमेशा गलती करते हैं और उनका कोई भी एग्जाम रहता है जो 1-2 नंबर से क्लियर नहीं हो पाता है। देखिए, अब बात आती है कि जानकी हरण आखिर किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा, जो जानकी हरण है वो लिखा गया है कुमार दास जी द्वारा। किसके द्वारा? कुमार दास जी का नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और ये जो मालविका गृमित्र है ये कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। विक्रमोर्वशीयम भी कालिदास जी के द्वारा लिखा है। तो ये सभी ऑप्शन को भी आप नोट कर लेंगे, कालिदास द्वारा रचित नाटक है ये सब। पर जो जानकी हरण है वो कुमार दास जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? जो अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश की किस जगह पर स्थित हैं, कहाँ पर हैं, बताइए। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, बाग या धार में, या फिर उदयगिरी में, या फिर मांडू, या कहीं नहीं। बताइए, जो अजंता की गुफाओं की सरीखी हैं जैसी गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में किस लोकेशन पर स्थित हैं? देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की उस लोकेशन की बात करें जो जहाँ पर अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं स्थित हैं, तो वो है बाग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा बागधार। ये वही जगह है जहाँ पर सरीखी जैसी संरचनाओं वाली गुफाएं अजंता की वो उपलब्ध हैं, देखने को मिलती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बाग। आगे क्वेश्चन नंबर 7। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। किस ऐसी कौन सी अवधि है इसमें से जिसमें गुप्त वंश ने शासन किया था? ऑप्शन देखिए दिया गया है, 319 से 500 ईस्वी, 319 से 324 ईस्वी, क्या ये करेक्ट है? या फिर 325 से 375, 566 से 597। बताइए, जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश आप लोग भी जानते होंगे, गुप्त वंश कब से कब तक शासन किया था? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, अगर हम बात करें कि गुप्त वंश जो शासन किया था वो अवधि क्या है, कब से कब किया था, तो वो है 319 से 500 ईस्वी। क्या है? 319 से 500 ईस्वी। ये वो समय है जब गुप्त वंश ने अपना शासन किया था, यहाँ से यहाँ तक, है ना। याद रखेंगे और इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। जो बाल विवाह होता था, बचपन में ही विवाह करवा दिया जाता था, यानी कि उसे बाल विवाह के नाम से जाना जाता था। बाल विवाह, तो वो कब आरंभ हुई थी ये बाल विवाह की प्रथा? क्या वो मौर्य काल में से प्रारंभ है, या फिर कुषाण काल से, गुप्त काल से, या फिर हर्षवर्धन के काल में से? बताइए, किस काल से आरंभ हुआ था बाल विवाह? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, अगर हम बाल विवाह के आरंभ की बात करें तो वो हुआ था गुप्त काल से। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? जो सोने के सिक्के थे सबसे अधिक किस काल में जारी किए गए, ये आपसे पूछा गया है, वो काल। ऑप्शन देखिए दिया गया है यहाँ पर, कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, हिंद यवन काल में। बताइए, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए?
देखिए, अगर हम बात करें सोने के सिक्कों की, जब सर्वाधिक जारी किए गए थे वो काल कौन सा है, तो वो था गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल आप लोग याद रखेंगे। गुप्त काल में ही सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10, यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ पूछा गया है आपसे, कौन सा था? क्या वो भगवत गीता है, या फिर अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, या फिर कामसूत्र? बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या हो जाएगा राइट आंसर। यूरोपीय भाषा में जो अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है उसका नाम पूछा गया है, कौन सा है? तो देखिए, जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। अभिज्ञान शकुंतलम ये वही ग्रंथ है, भारतीय ग्रंथ, सबसे पहला ग्रंथ जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया था। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? जो सती प्रथा आप लोग जानते होंगे उसका पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। क्या वो भीतर गांव लेख से, या फिर विलसद स्तंभ लेख से, एरड़ अभिलेख से, भीतरी स्तंभ लेख से? बताइए कहाँ से उसका उल्लेख मिलता है जो सती प्रथा का पहला उल्लेख था? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो अगर हम बात करें सती प्रथा के पहले उल्लेख की कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है एरड़ अभिलेख से। एरड़ अभिलेख याद रखेंगे आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एरड़ अभिलेख से ही मिलता है सती प्रथा का पहला उल्लेख। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? किसकी बात की जा रही है? जो गुप्तकालीन सिक्के थे उसका सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या वो बयाना यानी कि भरतपुर से, देवगढ़ झांसी से, भूमरा मध्य प्रदेश, तिगवा मध्य प्रदेश? बताइए जो गुप्तकालीन के सिक्के थे उसका सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए, अगर हम बात करें गुप्तकालीन सिक्कों के सबसे बड़े ढेर की, तो वो प्राप्त हुआ है बयाना यानी कि भरतपुर से। बयाना वो जगह का नाम है भरतपुर में, वहीं से प्राप्त हुआ था गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसे इंपॉर्टेंट में जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऐसे कौन से गुप्त शासक हैं जिनको नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन देखिए दिया गया है, कुमार गुप्त प्रथम, क्या ये वो हैं जिनको संस्थापक माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय के, या फिर स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त प्रथम? बताइए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो जितने लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, कुमार गुप्त प्रथम। कौन थे? कुमार गुप्त प्रथम, जिन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और आपके भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो इसे इंपॉर्टेंट में ज़रूर से ज़रूर नोट करिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम जी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता है? बताइए क्या वो ताम्रलिप्ति से, या फिर भचौट से, या फिर कल्याण कामरो? बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जहां गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता है? देखिए जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, ताम्रलिप्ति में। ताम्रलिप्ति इस पत्तन से संचालित होता है जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार है वो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ताम्रलिप्ति। आगे क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं। जो गुप्त शासक थे उनके द्वारा जो जारी चांदी का सिक्का था उसके बारे में बात की जा रही है, वो क्या कहलाते हैं? क्या वो रूपक कहलाते हैं,
करसापड़ कहलाते हैं, दिनार पड़। बताइए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? देखिए यहाँ पर जितने अभ्यर्थी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, रूपक। उस चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? रूपक, याद रखिएगा, है ना। जो गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया था चांदी का सिक्का उसे रूपक कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके काल में जो विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र था वो कौन सा था? क्या वो धरवाड़ था, वाराणसी, उज्जैन, विदिशा? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कहाँ पर था? तो वो था उज्जैन में, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैन। ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 17, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? ऐसी कालिदास की कौन सी कृति थी जिनकी गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यों की कृतियों में होती है? बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, है ना। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, ऋतु संहार, क्या वो ये है, या फिर मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। बताइए कालिदास की ऐसी कौन सी कृति है जिसकी गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? मैं उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए अगर हम बात करें कालिदास के उस कृति की जिसकी गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है, तो वो है अभिज्ञान शकुंतलम। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम। ये वही कृति है जिसकी गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम। आगे क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? जो दशमलव होता है ना, दशमलव, उसका आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? क्या वो कुषाण युग को जाएगा, या फिर गुप्त युग को, मौर्य युग को, वर्धन युग को? बताइए जो दशमलव प्रणाली है उसके आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अगर हम बात करें जो वर्तमान में गणित में दशमलव है उसके आविष्कार का श्रेय, तो वो जाता है गुप्त युग को। गुप्त युग में ही हुआ था आविष्कार दशमलव का। ठीक है, जो गणित में पॉइंट के रूप में लगाते हैं हम लोग, ये दशमलव, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? क्या वो ये है, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, क्या ये रीजन था? या फिर हुणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, या फिर सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह? बताइए इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम बात करें कि जो गुप्त वंश के पतन का कारण इसमें से ऐसा कौन सा है ऑप्शन जो नहीं है, तो वो था सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ये वो कारण है जो नहीं था गुप्त वंश के पतन का कारण। ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, ये कोई रीज़न नहीं था कि गुप्त वंश का पतन हुआ था इसकी वजह से, बाकी ये सभी थे। स्कंदगुप्त के बाद जो केंद्र की शक्तियाँ थी वो दुर्बल हो गई थी, इसलिए गुप्त वंश का पतन हुआ। होड़ों का आक्रमण की वजह से वंश का पतन हुआ। प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ये भी इफेक्ट डाला था गुप्त वंश के पतन होने के कारण में, है ना। यानी कि ये तीनों ऑप्शन इंक्लूड है, उसके कारण है, उसके रीज़न है गुप्त वंश के पतन का। पर जो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह है, ये कोई रीज़न नहीं था गुप्त वंश के पतन का। ठीक है, याद रखिएगा इसे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। आगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? ऐसे कौन से गुप्त शासक थे जो अपने आप को ही सिक्कों पर वीणा बजाते हुए, यानी कि पोजीशन है जो वीणा बजाते हुए वो हैं, और ऐसी आकृति को अंकित करवाए थे वो जो सिक्के थे सब?
क्या वो ये शासक हैं चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त? बताइए कौन से गुप्त शासक थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट हैं। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जी ही हैं जो वीणा बजाते हुए अंकित हैं सिक्कों पर। जो सिक्के थे गुप्त वंश के, उन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए जो आकृति है अंकित करवाई गई है वो है समुद्रगुप्त जी की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। आगे क्वेश्चन नंबर 21, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वो भारतीय विद्वान की बात की जा रही है जो कौन थे जिन्होंने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किए थे? क्या वो आर्यभट्ट जी थे या फिर वराहमिहिर या ब्रह्मगुप्त धन्वंतरी? वो ऐसे प्रथम भारतीय विद्वान को बताना है जो गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किए थे। देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, आर्यभट्ट जी। ये आर्यभट्ट जी ही हैं जो गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किए थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीकम का संबंध है। जो नवनीतकम, याद रखिएगा नवनीतकम की बात की जा रही है यहाँ पर, उसका संबंध किससे है? क्या वो खगोल शास्त्र से है या फिर गणित से, चिकित्सा से, धातु विज्ञान से? बताइए गुप्तकालीन पुस्तक जो है नवीनतम, उसका संबंध है किससे है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो देखिए अगर हम बात करें गुप्तकालीन पुस्तक जो नवीनतम है उसका संबंध किससे है तो वो है चिकित्सा से। उसका संबंध किससे है? चिकित्सा का उसमें उल्लेख किया गया है, चिकित्सा से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? जो तांबा होता है, तांबा के सिक्के को जारी करने वाला पहला गुप्त शासक आपसे पूछा गया है। क्या वो चंद्रगुप्त प्रथम थे या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? बताइए तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखिए अगर हम बात करें तांबा के सिक्के की जो जारी करने वाले पहले गुप्त शासक की, कौन किया था, किसके द्वारा हुआ था, तो वो हुआ था रामगुप्त जी के द्वारा। ठीक है, ये वही शासक है जिन्होंने तांबा के सिक्के को जारी करने वाले पहले गुप्त शासक थे। ठीक है, इन्होंने ही तांबा के सिक्के को जारी किया था, रामगुप्त जी। और ये पहले गुप्त शासक है, ठीक है, जो तांबा के सिक्के को जारी किए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रामगुप्त। आगे क्वेश्चन नंबर 24, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? इसमें से कौन से शासक हैं गुप्त शासक जिन्होंने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऐसे कौन से गुप्त शासक हैं जिन्होंने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट हैं, समुद्रगुप्त। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त जी यही थे जो दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्य थे उस पर धर्म विजय किए थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। आगे क्वेश्चन नंबर 25, सर्वराज्योच्छेता यानी कि सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की? सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला जो उपाधि था वो किसने धारण किया था? क्या वो चंद्रगुप्त प्रथम ने या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? बताइए सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाले को सर्वराज्योच्छेता कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। और ये उपाधि किसने धारण की थी ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए हम अगर हम बात करें सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाले जो थे उसकी उपाधि किसको मिली थी, कौन वो उपाधि को धारण किया था, तो वो किए थे समुद्रगुप्त जी। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त जी। ये सभी राज्यों को उखाड़ देने वाले थे,
उखाड़ कर फेंक देने वाले थे, ऐसी उपाधि इनको मिली थी। ठीक है, कुछ तो एबिलिटी थी तभी तो मिली थी ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछली वीडियो आप ज़रूर जाकर चैनल पर देख लिए होंगे, या फिर अगर नहीं देखे हैं तो अभी जाइए और जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है उसे ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपके सभी प्रश्न क्लियर हो सके। कोई ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन ना देखने को मिले जो आप कभी देखे ना हो, है ना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।